अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर्स क्लिनिकल स्टडीज़। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और आज मास्टर दी ओपीडी केस का दूसरा केस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एक्जिमा, या फिर इसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन केस है ओपीडी का, जो हमारे क्लिनिक्स पर आते हैं। तो इस केस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर नहीं जाएंगे, हम ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे। तो ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चीफ कंप्लेंट के साथ। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रिकरिंग स्किन रैशेस एंड इचिंग द पास्ट 6 months। पेशेंट ने कंप्लेन किया है कि उसके स्किन में रैशेस हैं और रैशेस के साथ इचिंग भी है पास्ट 6 months से, मतलब 6 महीने से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके बाद देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट इलनेस। मिस्टर रफ़ीक जो है हमारे पास यहाँ 30 years ओल्ड मेल है। रिपोर्टेड दैट ही हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग रेड इची पैचेस ऑन हिज स्किन। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके स्किन पर रेड इची पैचेस है, primarily on the insides of his elbows and behind his knees। एल्बो के किनारे है और नी के पीछे ये रैशेस हैं। द इचिंग इज इंटरमिटेंट बट worsens एट नाइट लीडिंग टू डिस्टर्ब्ड स्लीप। तो इसका दिन में तो इचिंग इसका इंटरमिटेंट रहता है, लेकिन रात के टाइम में ये बढ़कर और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को सोने में दिक्कत होती है। क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सोने में दिक्कत होती है। ही हैज़ ट्राइड ओवर द काउंटर क्रीम्स। इसने ओवर द काउंटर जो क्रीम्स आती है उनको लगा कर देखा, पर उसके सिम्टम में कुछ बदलाव नहीं आया। तो इसी कारण से ये हमारे पास आया है हमारे क्लिनिक पर। तो उसी के बारे में हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग पेशेंट से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। तो हमारे पेशेंट ने कहा कि नो हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा और स्किन कंडीशंस। हमारे पेशेंट ने बोला कि एक्जिमा हमको पहले कभी नहीं हुआ और ना ही कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे पेशेंट ने बोला कि सीजनल एलर्जीज होती है कभी कभी। और उसके बाद उसके फैमिली के बारे में पूछा, फैमिली हिस्ट्री ली, तो उसने बताया कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव फॉर एक्जिमा और स्किन कंडीशन से। फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा तो उसने बोला कि हमारी फैमिली में एक्जिमा पहले था लेकिन अभी नहीं है। सोशल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे फिर। तो पेशेंट नॉन स्मोकर था, नॉन सिग्निफिकेंट अल्कोहल यूज नहीं करता था, नो रिसेंट चेंजेस इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, सॉप और स्किन केयर प्रोडक्ट। तो इन सब प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर किसी दूसरे का सॉप या स्किन केयर या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है या क्लोथिंग वगैरह यूज कर रहा है तो यहाँ से एक्जिमा से केस बन जाएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बन जाएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का। क्योंकि किसी दूसरे का सामान जब यूज करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो एक्जिमा का जो प्रॉब्लम है फैमिली वालों में किसी को, तो उससे ये ट्रांसफ़र होके ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे कुछ और जानकारी डिटेल्स लेंगे, जिसमें हम लोग पेशेंट को
फिजिकली देखेंगे तो पेशेंट, तो इसमें हम लोग कुछ फ़ोटोज़ निकाले हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि उसके जो हाथों के ऊपर में रेड इसी स्किन आपको दिख रहा होगा, और इस आप यहाँ भी देख सकते हैं हाथों पर पूरा रेड 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 इची स्किन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमारा एक्जिमा का केस प्रेजेंट करता है। उसके अलावा हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में और कुछ देखेंगे, जिसमें एग्जामिनेशन रिवील्स erythematous scaly and slightly lichenified skin on the flexural areas of both elbows and behind both knees। जैसा कि हमने देखा कि उसके फ्लैगरल एरिया और उसके नी के पीछे स्किन रैशेस था। और स्किन रैशेस ड्राई था, जो कि एक्जिमा के केस में होता है। उसके अलावा नो साइंस ऑफ इन्फेक्शन और ऊजिंग। इसके अलावा अगर हमारे पेशेंट के कोई इन्फेक्शन होता तो वहाँ से पस आता, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकता है। तो वैसा कुछ दिखा नहीं, हम लोगों को सिर्फ दिखा रेड पैचेस। तो उस रेड पैचेस से इतना ही डायग्नोसिस बन रहा था कि हमारा पेशेंट को एटोपिक डर्मेटाइटिस है। यहाँ तक तो केस हमारा एक्जिमा की तरफ ही जा रहा है। इसके अलावा नो सिग्निफिकेंट लिम्फेडेनोपैथी। उसके अलावा डायग्नोसिस में डायग्नोसिस तो हमारा क्या बन के आ रहा है कि बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस्ड पर और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस्ड पर मिस्टर रफ़ीक डायग्नोस्ड हुआ है एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी एक्जिमा का केस हमारा क्लियर बन के सामने आ रहा है। तो हम फिर इसके और कुछ मज़ीद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे मेन टॉपिक जो कि हमारा ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद हम अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग क्या बनकर आया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं था, क्योंकि हमारा पेशेंट किसी दूसरे का ना क्लॉथ यूज़ करता था, ना कोई स्किन प्रोडक्ट, ना ही सॉप वगैरह कोई यूज़ करता था। तो यहाँ से हमारा केस क्लियर हुआ कि उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नहीं है। सोराइसिस भी नहीं था, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं था, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता तो वहाँ पर मज़ीद कोई और जो इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखता। सेबोरोइक डर्मेटाइटिस भी नहीं था हमारे पेशेंट को, क्योंकि सेबोरोइक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि ये ग्रेइश होता है, यानी ऑयली होता है। इसको जब देखेंगे तो ये ऑयली स्किन दिखेगा, लेकिन हमारे पेशेंट को ऑयली नहीं था, सिर्फ उसका स्किन ड्राई था और रेड पैचेस था और उसमें से इचिंग हो रहा था। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि उसको सेबोरोइक डर्मेटाइटिस भी नहीं था। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में हम लोग इसके अलावा और कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फिर चीज़ें याद होने लगेगा कंटिन्यू। अगर 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ये आपके रेगुलर बेसिस पर जैसे होता है काम, वैसा आप करने लगिएगा बहुत ही आराम से। तो उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जनरल मेजर्स। अवॉइड ट्रिगर्स, ये सबको अवॉइड करना है। एलर्जिक ट्रिगर फैक्टर्स से, अगर पेशेंट को पेट्स से एलर्जी है, मतलब पेशेंट ने किसी जानवर को अपने घर में रखा और उसके बाल से अगर पेशेंट को एलर्जी है या तो फिर हम उससे दूर रहने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पेशेंट को डस्ट से एलर्जी होगा तो उसको बोलेंगे कि बाहर जाते समय मास्क लगा कर जाइए।
उसको ये सलाह देंगे। उसके अलावा अगर कोई सर्टेन फूड्स, जैसे कि अगर कोई खाने की चीज़ें से एलर्जी हो रहा है हमारे पेशेंट्स को, तो हम उन फूड्स को फूड को खाने को मना करेंगे। उसके बाद क्लोथिंग अगर होता है किसी पर्टिकुलर फैब्रिक से होता है तो फिर हम उस क्लोथिंग को उसको पहनने या उस पर्टिकुलर फैब्रिक को यूज करने से उसको मना करेंगे। और एक्जिमा हीट से भी हो सकता है, तो हीट से अगर हो रहा है तो हम उसको हीट में रहने से मना करेंगे। उसके बाद कीप द स्किन मॉइस्ट, मतलब जो ड्राई स्किन उसका है तो उसको बोलेंगे कि आप अपना स्किन को मॉइस्चराइज़र लगा के मॉइस्चराइज़ कीजिए डेली। उसके बाद फिर मैनेज एलिमिनेट स्ट्रेस, तो उसके बाद बच्चों के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारा जो एक्जिमा का केस होता है वो 3 स्टेजेस में हो सकता है। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट और एक सीवियर। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं माइल्ड केस के बारे में। तो माइल्ड केस के बारे में सबसे पहले हम लोग पेशेंट को ये बोलेंगे कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र देंगे, एम्यूलेंट्स क्रीम और बॉडी लोशन कुछ भी दे सकते हैं, ताकि वो उसको लगाने के लिए बोलेंगे कि इसको आप अप्लाई कीजिएगा 2-3 बार डेली, ताकि आपका स्किन मॉइस्ट रहे। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं टॉपिकल स्टेरॉयड माइल्ड पोटेंसी की, जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। ये बहुत ही अच्छा क्रीम होता है और इसको अप्लाई करने बोलेंगे दिन में 2 बार। और अगर इसको आप यूज़ ना करना चाहें तो इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं फ्लूसिनोलोन क्रीम, जो कि साइनालार के नाम से आता है। आप इसको भी सेम यूज करवा सकते हैं ट्वाइस डेली। और इसको हम यूज करवाएंगे तब तक जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। जब ठीक हो जाएगा तो फिर हम इसको धीरे धीरे डोज कम करके फिर इसको हम बंद करवा देंगे। तो डोज कैसे कम करना है? डोज ऐसे कम करना है कि जैसे कि 1 हफ्ते से लगा रहा है पेशेंट और उसका जो एक्जिमा है वो ठीक हो गया है, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अगला हफ्ता जो है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट हफ्ता जो सप्ताह आएगा उसमें सिर्फ 1 बार लगाएं, फिर उसके बाद क्रीम को आप बंद कर दें, क्योंकि ये स्टेरॉयड क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको जब ये प्रॉब्लम एक्जिमा का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको धीरे धीरे बंद करवा देंगे। अचानक से बंद नहीं करवाएंगे, नहीं तो इसका विड्रॉल्स भी आ सकता है। इसको धीरे धीरे डोज कम करके इसको बंद करने के लिए बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडरेट एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि हमारे पेशेंट के अंदर था मॉडरेट वाला कंडीशन, क्योंकि उसके नी के पीछे और एल्बोस में रेड पैचेस था और उसमें से इचिंग हो रहा था। और इसके अलावा हमारे पेशेंट को सोने में भी दिक्कत हो रहा था इचिंग के वजह से। तो इसलिए हमारा पेशेंट को मॉडरेट था, क्योंकि माइल्ड में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारे पेशेंट को मॉडरेट एक्जिमा था। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वही कोई अच्छा सा बॉडी लोशन देंगे, और उसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉयड में इंटरमीडिएट पोटेंसी का देंगे। हम लोग माइल्ड पोटेंसी का टॉपिकल स्टेरॉयड यूज़ किए थे, जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन था, लेकिन इसमें हम लोग इंटरमीडिएट पोटेंसी का देंगे, जो कि बीटामेथासोन के नाम से आता है। क्रीम भी आता है और ऑइंटमेंट भी आता है, जो कि बेटनोवेट नाम से आता है, प्रोवेट के नाम से आता है। इसको भी हम लोग यूज़ करने के लिए बोलेंगे ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। और इसके अलावा अगर इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा फ्लूटिकेसोन भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा मोमेटासोन क्रीम भी यूज़ करवा सकते हैं। तो आप आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा और डोज उसी तरह से
रखना। जब ठीक हो जाए तो उसके बाद डोज को धीरे धीरे से कम करके बंद करवाना है। अचानक से बंद नहीं करवाना है, क्योंकि उसके फिर कुछ विड्रॉल्स दिखेंगे आपको। और इसके अलावा हम लोग इसमें टैबलेट सिट्रीजिन ऐड कर सकते हैं। इसमें जो एंटीहिस्टामिन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये एंटीहिस्टामिन इसमें काम करता है, कुछ बोलता है कि नहीं काम करता। तो आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसमें है टैबलेट सिट्रीजिन 10 mg का, दिन में 1 बार दे सकते हैं, जो कि राइजैक के नाम से मिलता है। और अगर सिट्रीजिन नहीं देना चाहते हैं तो उसके अलावा लोराटिडिन है आता है, वो भी 10 mg का ओडी दे सकते हैं, जो कि लोरा मैक्स के नाम से भी आता है। उसके अलावा अगर इसको भी नहीं देना चाहते हैं तो इसके अलावा टैबलेट लिवोसिट्रीजिन 5 mg ओडी दे सकते हैं, जो कि ब्लेयर जायजाल के नाम से आता है। तो ये सब चीज़ें देने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम ना मिले तो इसके बाद हम लोग कैल्शिनेरियम इन्हिबिटर देंगे, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होता है। और इसको हम बोलेंगे कि ओरल आप यूज मत कीजिए, क्योंकि ओरल उसमें देते हैं जिसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें हम लोग ओरल यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग उसको बोलेंगे टेक्रोलिमस का 0.1% ऑइंटमेंट यूज़ करने के लिए बोलेंगे ट्वाइस BD। हम लोग ओरल नहीं देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर और इसका ब्रांड नाम देख सकते हैं, जो कि क्रोलिमस एक्जिमस के नाम से आता है। इसके बाद हम लोग अपना सीवियर के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम सीवियर केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट आपको जितना अच्छा आएगा उतना पेशेंट ठीक होकर घर जाएगा। तो सीवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग सेम चीज़ देंगे, बॉडी लोशन, इसके अलावा टॉपिकल स्टेरॉइड भी देंगे इसमें, लेकिन इसमें हाई पोटेंसी का होगा स्टेरॉइड, क्योंकि इसका केस सीवियर है। तो इसको हम लोग हाई पोटेंसी में यूज़ करेंगे, जो कि क्लोबिटासोल क्रीम और ऑइंटमेंट के नाम से आता है। या तो क्रीम आप यूज कर सकते हैं, या तो ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि डर्मोवेट क्लोबीवेट के नाम से आता है। इसके अलावा हम लोग टैबलेट एंटीहिस्टामिन में टैबलेट सिट्रीजिन 10 mg का ओडी देंगे, या फिर लोराटिडिन दे सकते हैं, या वो भी नहीं देना चाहते हैं तो टैबलेट लेवोसिट्रीजिन 5 mg ओडी दे सकते हैं। तो इन सब देने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक ना हो तो टॉपिकल कैल्शिन्यूरियन इन्हिबिटर देंगे, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो कि हमने पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था। तो टेक्रोलिमस 0.1% ऑइंटमेंट यूज़ करने के लिए BD बोलेंगे। फिर इसको जब ठीक हो जाए तो फिर इसको धीरे धीरे डोज कम करके 1-2 पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे कंटिन्यू BD ट्वाइस डेली यूज़ करने के लिए कहेंगे। जब ठीक हो जाएगा तो फिर हफ्ते में 2 बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते में 1 बार, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। इसके अलावा भी अगर पेशेंट ठीक ना हो तो फिर हम लोग इसको रेफ़र करेंगे, और फिर हॉस्पिटल में इसका फोटोथेरेपी किया जाएगा, और वहाँ पर जाके फिर इसका फाइनल इलाज होगा। अगर इन सब ऑइंटमेंट क्रीम से टैबलेट से ठीक ना हो तो अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आज का टॉपिक फिर यहाँ ख़त्म करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं किए हैं, इसमें जो मेन पॉइंट ऐसे हैं उनको हम लोग उठाए हैं बस। तो हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो जो इसमें मेन चीज़ हैं वो सब हमने बताया है इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और एक बार थोड़ा सा हम लोग समरी कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने बताया एक्जिमा के बारे में, उसके सिम्टम्स, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में
बात किया, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आइए नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा ओपीडी का तीसरा लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।